progress. अभी तक चिल है तो आप उसको चिल रहने दें, बजाय इसके कि आप खुद भी परेशान हो वो भी परेशान हो। कॉपी निकाल लो, अगर पास पेपर बुक है वो निकाल लो, लेकिन तुम लोगों को कैलकुलेशन जो है मेरे साथ सॉल्व करनी है तो तुम्हें फायदा होगा। अगर तुम उसको खाली देखोगे कोई फायदा नहीं होगा। ईयर नंबर डाल दो। सारिम से शुरू करते हैं। सारिम यार ईएमएफ की डेफिनेशन, टाइम फॉर एक्सपीरियंस टू कम आउट। और कोई बताएगा? जाया ने ऑलरेडी बताई है। क्या है? इट इज द एनर्जी dissipated in driving unit positive charge round the complete circuit। भले लिखो मत, लेकिन अपने ब्रेन में मेरे साथ रिपीट करो। क्या है? इट इज द एनर्जी dissipated in driving a unit positive charge round a complete circuit। डेफिनेशंस की मुसीबत ये है कि ये अपने वर्ड्स में नहीं आप लिख सकते, वो मसला हो जाता है, फिर वो उसको क्रेडिट नहीं करते। पेपर है नवंबर 15 21/6, ईयर नंबर डाल दो और कैलकुलेशन लिखकर करो। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में निकाल लो, पढ़ो। जो मैंने कल वाली क्लास में भी समझा रहा था, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो डॉटेड बॉक्स बना होता है इसका मतलब सिस्टम में क्या चीज है? इंटरनल मौजूद है। इज कनेक्टेड इन सीरीज with two resistors X and Y as shown। पढ़ो। The resistance of X is 4 ohm and the resistance of Y is 12 ohm। Calculate the current in the circuit। देखा जाए तो सर्किट में सीरीज में कितनी रेजिस्टर्स हैं? तो ओ लेवल में भी होती थी, बस यहां पर एक नई रेजिस्टर तुम्हें दिखेगी, स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? कौन सी वाली? परफेक्ट। तो पहले क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा वर्किंग दिखाने के लिए? R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 12, क्या लिखूं? 4 12 प्लस 0.5। गुड। कैलकुलेटर साथ रखो, अगर ना हो तो अपने मोबाइल में FX 991 की ऐप लगा लो, वो एग्जैक्टली वही मोबाइल रेप्लिकेट हो जाता है कैलकुलेटर में। अच्छा, अब उसने मांगा है करंट। तुम पहले फॉर्मूला लिखोगे, हमेशा ये छोटे छोटे स्टेप्स याद रखना, फिर उसको रीअरेंज करोगे। हाँ, मैं रिपीट करूंगा ना, फॉर्मूला लिखो और उसको रीअरेंज करके दिखाओ। यानी मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद है, लेकिन ये इससे खुश होता है। इनके जो खुश होने के पैरामीटर्स हैं ना वो बिल्कुल ही अलग हैं। चलो अब बताओ वोल्टेज कितना है? 6 और नीचे 3.5।
चलो अब कैलकुलेटर उठाओ। 0.4 ampere. हम्म 0.4 ampere. 0.364. 36 सिक फिक बताओ, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? और 0.5 में? अब इसका मतलब 3 भी कोई नहीं ना, 36 कर ले तो 4 को तो नहीं राउंड कर सकता। चलो आगे चलो। व्हाट इज टर्मिनल पीडी? जो वोल्टेज बैटरी बनाती है उसका कुछ वोल्टेज बैटरी के अंदर इस पर वेस्ट हो जाता है, जो बचता है वो बाहर आता है। जो वोल्टेज बाहर आता है उसको फिजिक्स क्या बोलती है? टर्मिनल पीडी। तो ये क्या मांग रहा है कि तुम्हें बाहर कितना वोल्टेज मिल रहा है, बैटरी एक्चुअली बना कितना रही है, बैटरी जो बना रही है वो कितना है, जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं? जो बैटरी वोल्टेज बनाती है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और उसमें से कुछ किस पे चला जाता है? इंटरनल पे। और जो जो बच के तुम्हें अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है? आप बताओ टर्मिनल पीडी कैसे निकालो? जो करंट निकाले उसको इंटरनल, जो करंट निकाला है उसको मैं इंटरनल पे ले जाऊं और उससे पता चल जाएगा बैटरी कितना वोल्टेज खा रही है, जो बचेगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2 करके वो भी कर सकते हो, गुड सारे। अब एक तरीका जैसे पहले बच्चे ने बताया वो ये वाला है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने की बड़ी वर्थ है और सिंबॉलिक है कि तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो। अगर तुम लिखोगे तो ये बहुत खुश होगा, छोटा वी बड़ा वी इनके इश्यूज दुनिया से अलग है। करंट कितना है? करंट पूरे सर्किट में क्यों सेम होगा? सीरीज है। अब मैं क्या लिखूं? 0.364। ये क्यों लिखूं 364 क्यों लिखूं? क्योंकि असल नंबर तो वही था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0.5। ये सॉल्व कर दो। 0.182 वोल्ट ये बैटरी ने खा लिया। और बैटरी ने बनाया कितना था? 6। बैटरी ने खाया 0.182। अब बताओ टर्मिनल पीडी का कॉन्सेप्ट क्या है? जो वोल्टेज इंटरनल पे वेस्ट हो जाए वो हटा दो और बाकी निकाल लो। ये तुम पूरी वर्किंग दिखाओ। अब जिस तरह मैं वर्किंग कर रहा हूं, पार्टीशन कर रहा हूं, ऐसे तुम सीखो। ये तुम्हें आखिरी बहुत कम टाइम के अंदर बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि एक्चुअली ये चीजें छोटी हैं और अक्सर लोग इसको कवर नहीं करते। सॉल्व कर दो। 5.81। अब इसको वो कर दो 5.82। चलो इसलिए क्या आपकी बात सही है, हम इसको 3 क्यों कर रहे हैं? शी इज राइट। हाँ ये सारिम के ऊपर मैंने ट्रस्ट कर लिया ना, सर ये एक्सपीरियंस आदमी है, मैंने क्या सही कह रहा होगा, लेकिन तो शी इज राइट कि हम इसको क्यों जा रहे हैं 3 तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन था। नहीं तो मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया ना, मैंने कहा तुम इतने कैम्ब्रिज कब से दे रहे हो तो तुम्हें पता होगा ना यार, मैंने ख्याल नहीं किया, तुमने फंसा दिया मुझे। 12 गुड। देखो अ रेजिस्टर Z is now connected in parallel। तुम बुक्स लेकर आओगे या तुम्हारे पास पेपर होगा, जब तुम पेपर दे रहे हो तो तुम ऐसी छोटी छोटी अंडरलाइनिंग मारना बीच में, उससे तुम्हारा इंप्रेशन ये जाएगा कि तुम एक स्मार्ट स्टूडेंट हो। हम तो जाहिर आपको पता है चलते ही भरम पर है, तो ये बड़ा इंप्रेसिव होता है कि तुम एग्जामिनर को तुम्हारे अपने भी काम आएगा। द न्यू अरेंजमेंट इज शोन। अब इसने क्या किया? इसने पैरेलल एक रेजिस्टर लाके लगा दी है।
resistor Y is made from a wire of length L, diameter D. Resistance Z is a wire made from the same material. का मतलब क्या resistivity same हो जाएगी? ये resistivity क्या होती है? R1 वाली, क्या resistivity एक material का constant होता है? तो अगर material same है तो क्या same होगी? Resistivity. Length of the as Y, the length of the wire for Z is L/2, length half कर दी, और diameter भी half कर दिया. अब क्या तुम्हें इसको पढ़ के लग रहा है कि ये रेशो मेथड बन रहा है? क्योंकि रेशो मेथड में ऐसा सवाल आता है, हाफ कर दिया, डबल कर दिया, 1/4 कर दिया. पढ़ो. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर Y एंड Z. इसकी बात कर रहा है ये. अब मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मूला. वैसे फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A. फॉर्मूला को एक मर्तबा 1 के लिए लिखो, एक मर्तबा 2 के लिए. गौर से देखना, तुम्हें इसको याद आना चाहिए. आगे, क्या एरिया का ये फॉर्मूला होता है? क्यों लाऊं इसको? उसने डायमीटर दिया है. अब मैं क्या करूं, यहां पर एक पार्टीशन. फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 D2 अपॉन D1 स्क्वायर. फॉर्मूला रेडी हो गया. अब तुम बताओ कि ऊपर वाली रेजिस्टर कितनी है? ये वाली जो हमें पता है, ठीक है, ये बैठ गई 12. निकालनी अभी मुझे R2 है पहले. लेंथ L है, बाद में क्या है? L/2. और डायमीटर पहले D है, फिर D/2. फिर कैंसिल कर दूं? कैंसिल कर दिया है मैंने. फिर क्या करूं? उसने तो Z का बोला है ना. इसने बोला है Z का लेंथ हाफ है और डायमीटर हाफ है. Z को मैं 2 पे लेके चल रहा हूँ और X को 1 पे लेके चल रहा हूँ. अच्छा, एक सेकंड, ये सही कह रहे हैं क्योंकि मैंने वो सही कह रहे हैं क्योंकि मैंने ऊपर का वो नंबर एडजस्ट नहीं किया. वो सही कह रहे हैं, D2 अपॉन D1 है ना. तो ही इज राइट. T/2 और D कैंसिल हो गया. सारे तुमने सबसे आसान काम बता दिया. बताओ. हाँ, लेकिन फिर भी कोई लेवल नजर आना चाहिए ना कि यार जबरदस्त चीज बताई. अच्छा, फिर ये कटेगा 4/2. R2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. क्या करूं? इसने क्या कहा था? मुझे क्या निकाल के दो. अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में. पैरेलल का फॉर्मूला बताओ. 1 वाला भी, और जब 2 रेजिस्टर हो तो ये भी लगता है. आगे बताओ. Four. आंसर सजेस्ट हो रहा है 4, लेकिन मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए क्या लिखूं? 2 sig fig. State and explain the effect on the terminal PD across the battery. हाँ, आ जाओ. State and explain the effect on the terminal PD across the battery. A numerical value is not required. कह रहा है मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी
और हमसे उसने कैलकुलेशन कराकर कितनी वैल्यू हासिल कर ली, 4। तो मैं जरा ये फाइल रीस्टार्ट करूंगा। आप मुझे बताओ कि 4 आ गई है इधर, ये वाला लूप कितने का पड़ रहा है, 4 का। ये अभी भी कितना है, वो अभी भी 4 है। तो टोटल इस लाइन की रेजिस्टेंस कितनी है, 8। और पहले कितनी थी, इस पूरे को अगर लाइन अप करूं तो 8 है। पहले कितनी थी, एक 4 थी और दूसरी वाली थी 12, पहले 16 थी, पहले 16 थी। अब सीरीज में कितनी हो रही है, बोलो। आधी हो गई ना। तो अगर रेजिस्टेंस आधी हो गई तो करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो। और गलत आ रहा है, क्या मतलब 4 नहीं आ रहा, किसने बताया था 4। हाँ, चेक कर लीजिए आंसर। मार्किंग स्कीम 72 6 plus 1 divided by 0.5 करो। हाफ होता है वन का है L upon L वो तो 1/2 हो गया, 1/2 into 4। सर वो 2 होगा ना, 2L हो जाएगा। नहीं तो एल तो कट गया ना। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड कोई गलती हो रही है, कोई गलती हो रही है। वो असल में वो नीचे L/2 है, 2 हो जाएगा ना वो। तो वो जब ऊपर आएगा तो वो 2 बनेगा। ये यहाँ गलती हो रही है। नहीं तो वो तो तुम लोग साथ साथ मेरी हेल्प करो ना, कैलकुलेशन देखते जाओ ना। कब तक टोपी कराओगे बाहर था। सर वो 2 भी मिला स्क्वायर, कौन सा वाला, ये 2 स्क्वायर वाला भी होगा, स्क्वायर वाला 2 बराबर वो 0.5 हो जाएगा। असल में बोल ये में स्वैप हुआ है, लेकिन वो गलती सीरियस है। ये असल में ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 1/2 है। अब ये आंसर आएगा 1/2 और 1/2 उधर ले जाओ 12 के पास। तो फिर हम जगह खत्म हो रही है तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया 24। वालेकुम अस्सलाम। ट्वेंटी 24 इंटू पहले कितना था, 24 के साथ कौन है, 12। 24 प्लस 12 कितना आ रहा है। ये जो सवाल हम कर रहे हैं ये है नवंबर 15 21 का 6। अच्छा, पहले जो लूप था पहले जो लूप था उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 16। और अब कितनी है, आधी हो गई। अब रेजिस्टेंस आधी हो गई तो हम एग्जामिनर को पहले बताएंगे कि देखो जो बाहर रेजिस्टेंस है वो आधी हो गई। नहीं, कम तो हो गई ना। अब वो ठीक है, वो तुम उसको टोटल को चेंज करने को, वो तो ठीक है, वो इश्यू नहीं है, क्योंकि मतलब कम तो हो गई ना। ये 8 और 4 12 है और पहले कितनी थी, 16 थी। और अगर हम इंटरनल को मिलाएं तो 0.5 तो अभी भी लगा हुआ है। हम एग्जामिनर को बोलेंगे कि देखो रेजिस्टेंस क्या हुई, रेजिस्टेंस कम हुई। रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो अब क्या होगा कि जब बाहर रेजिस्टेंस कम हो गई तो जो वोल्टेज होता है सीरीज में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है ना। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज में मैंने पोटेंशियल डिवाइडर में क्या सिखाया था कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस आप देख के बताना है डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल। तो जब रेजिस्टेंस कम हो गई तो टर्मिनल पीडी क्या करेगा? नो इफेक्ट है। जब रेजिस्टेंस कम हो गई जाहिर कम हो जाएगा। हाँ आप देखो, नहीं रेजिस्टेंस बेटा कम हो रही है ना, यही तो कैलकुलेशन है जो हमसे गलती हुई थी। रेजिस्टेंस पहले 16 है और अब कितनी हो गई? 12। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग ना मेरे साथ लिख के करो, इससे फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती और प्लस आप लोगों का भी हाथ बैठता है, वरना ये कैलकुलेशन देखते रहो तो आखिर में फिर ब्लंडर होता है। For the circuits given in part B and C, show that the ratio power dissipated in the external circuit in figure 6.1 and in 6.2। इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल सर्किट, इस वाले को कंसीडर ना करूं, और जो एक्सटर्नल अभी है वो कितने का है? 12। और पहले कितने का था? सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि पहले करंट कितना था। जब हमने सर्किट पहले सॉल्व किया था तो करंट कितना था, अब हमें नहीं पता इस वक्त नया करंट कितना है। अब ये कह रहा है कि आप क्या करें, अब पावर के फॉर्मूलाज रिवाइज करो मेरे साथ। पावर का सबसे मशहूर फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा, तीसरा, ये वाला। उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग जो है वो भूल जाते हैं, वर्क अपॉन टाइम। अब हम इसको फिलहाल हटा दें और यही रख लें, फिलहाल हमारा काम इन्हीं से चल रहा है। अब मुझे बताओ कि मैं इनमें से कौन सा लूं, रेशो बनानी है मुझे। वोल्टेज वाले में तो फंस जाऊंगा, रेजिस्टेंस तो मेरे हाथ में है। तो अगर मैं ये देखूं तो मैंने पहले पता कर लिया था कि 0.5 कितना वोल्टेज खा रहा है। मैं याद है 0.5 का वोल्टेज हमने निकाला था, एक सेकंड की निकाला है, हाँ ये आ रहा है ना। हमें ये पता है 0.8 और टर्मिनल पीडी कितना था? 5.8 है। तुम लोगों को ये बताना है मुझे कि इसने बड़े चालाकी से मुझसे ये कहलवा लिया है कि टर्मिनल पीडी चेंज हुआ, तो क्या मैं ये टर्मिनल पीडी दोनों में यूज कर लूं? नहीं, उसमें गलती होने का चांस है नहीं, क्योंकि खुद उसने अभी कहलवाया है कि टर्मिनल पीडी चेंज होगा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे पास रेजिस्टेंस है, पहले वाली रेजिस्टेंस कितनी है बताओ? 16। और दूसरी वाली रेजिस्टेंस 12। तो आई हैव द रेजिस्टेंस। अब या तो मैं नया करंट निकाल लूं, जो सबसे अच्छा तरीका होगा, और सबसे अच्छा तरीका इसलिए होगा कि जब मैं करंट निकाल लूंगा तो रेशियो बनाते वक्त ये लग जाएगा। तो ऐसा करो कि अब तुम लोग बताओ कि ये तो 12 है और 12 के साथ ये कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? चलो मैं शुरू करता हूं, 12 प्लस 0.5 ना हो गया 12 कैलकुलेशन मेरे साथ हेल्प करो ताकि गलती कैलकुलेशन में ना हो। अच्छा फिर मैं क्या करूं, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। टोटल वोल्टेज कितना है? 12 टोटल वोल्टेज सर्किट में। सही कह रहे हैं, सारी में 6 था टोटल, अभी फिर गलती हो जाती 6। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 12.5। निकालो करंट, आगे 48, बस ठीक है। ये क्या निकला है? नया करंट आ गया। मुझे बनाना क्या है, लेट्स सी मुझे क्या निकालनी है। रेशो में मैंने आपको क्या सिखाया कि एक फॉर्मूला को 2 मर्तबा लिखते हैं, पेपर में आदत डालना। जो सीआई एक कंप्लेन करता है कि हमारे यहाँ बच्चे इस पोजीशन से नीचे चले जाते हैं, हमारा बच्चा जज्बाती होकर लिख रहा हो तो वो जब तक पेज खत्म नहीं हो लिखता जाता है। ये मत करिएगा, जहां नंबर डले हो मार्क डालो, मार्क से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक लाइन डालें और फिर नीचे जाएं। अब बताओ क्या करूं,
मुझे रेशो बनानी है। मेरे पास रेशो क्या बनेगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 बोलते जाओ अपॉन R2। सही है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, I1 अपॉन I2 का स्क्वायर। और अब डेटा में मेरी हेल्प करना। पहले जो करंट आया था, वो कितना था? गुड। इसी में गलतियां हमसे हुई हैं और उससे फिर हम फंस जाते हैं। आप पूरा साथ देना, लिखोगे तो बहुत हेल्प होगी। 0.36 अपॉन स्क्वायर। पहले जो एक्सटर्नल की रेजिस्टेंस थी 16 थी, कहां गई ये, 16 थी, और अब कितनी है? 12। 16 अपॉन 12 0.75। चलो अब देखो, हमें एक क्वेश्चन हमने मिलके किया, उसमें भी कुछ इश्यूज थे। नहीं, दो सेक तो चलाऊंगा ना, रेशो है ना, और है भी 5 की, राउंडिंग नहीं करनी चाहिए। ओह सारे जबरदस्त यार। देखो ये एक्सपीरियंस क्या कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। गुड सर, वेरी गुड, आई डिडंट सी इट। इम्प्रेसिव, शाबाश। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नवंबर 15 2 का 6। कोशिश करो कि तुम्हारे पास अगर बुक है तो उसके ऊपर सॉल्व करो। नवंबर 15 2 और 2 सब बुक्स में होता है। 2 पाकिस्तान का वेरिएंट है ना, जोन 4 का। तो अब तुम देखो, वरना तुम एक सादा कागज निकाल लो, उस पे ईयर नंबर डालो और साथ लिखो। लिखोगे नहीं तो गलतियां होंगी, और वो जब ज़ाहिर है एक बंदा सॉल्व कर रहा हो, बाकी सिर्फ देख रहे हो, तो देखने वालों को तो कुछ नहीं मिला। a 12 volt battery with internal resistance आ गई, is connected to 2 identical filament lamps L1 L2 as shown. The lamps are connected to the battery via switches S1 S2. The power rating of each lamp is 48 watt for a PD of अब ये फिर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रैप बना रहा है कि लैंप की पावर कितनी होगी, 48 वॉट। जब उसको कितना मिलेगा, तो 12 तो इसको मिलने वाला नहीं है। क्यों? इंटरनल बैठी हुई है, थोड़ी सी है, लेकिन इस इंटरनल के होते हुए टर्मिनल पीडी 12 हो सकता है, कुछ तो खा लेगी ना बैटरी। तो यहीं से तुम समझ गए कि पहला ट्रैप तो तुमने पिक कर लिया। कह रहे हैं कि अब देखो क्या कह रहे हैं, S1 को ऑन कर दो, S2 को। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको ऑन कर देता हूं। अब समझो कि ये वाला सर्किट डेड है। चलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द पावर ट्रांसफर्ड इन लैंप L1 इज 48 वॉट। आपने पहले पिक कर लिया था कि इस तरफ आएगा। आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप पहले क्या देखेंगे, मार्क्स। और दूसरा आप समझ जाएंगे कि अगर एक लैंप भी होगा तो 12 तो मिलने वाला नहीं है, मतलब इंटरनल है। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस some voltage is lost there and the remaining terminal PD will be less than 12 volt. अब यहां तुम्हारी अपनी वर्डिंग चलेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुमने 2 मार्क्स पूरे करने हैं, 2 आइडियाज एग्जामिनर के सामने रखने। अब आ जाओ, S2 is now also closed। अब ये वही कैट एंड माउस का गेम शुरू कर रहा है। क्या करूं मैं, ये भी क्लोज कर दिया, दोनों स्विच लाइव हो गए। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द करंट इन, नहीं, इफेक्ट ऑन द करंट इन L1। अब ये बताओ कि पहले तो जितना करंट आ रहा था सब L1 को मिल रहा था, लेकिन अब यहां जंक्शन बनेगा
और कुछ करंट नीचे उतरेगा। अगर ये I है और ये I1 है और ये क्या है I2, एक आम बच्चा सोचेगा कि जब एक लैंप जल रहा था तो जो भी करंट मिल रहा था उसी को मिल रहा था। जब दो लैंप जलेंगे दोनों, तो क्या दूसरे वाले को कम मिलेगा? सोचो, जैसे इस कमरे में दोनों एसी पैरेलल, ठीक है, अगर मैं एक एसी बंद कर दूं तो वो तेज हो जाएगा, ऐसा होगा? गाड़ी की दो हेडलाइट्स एक बंद कर दो, इस कमरे में बहुत सारी लाइट्स पैरेलल में, अगर एक लाइट बंद कर दूं तो दूसरी लाइट तेज हो जाएगी? नहीं होती। ये ट्रिक है ताकि ओ लेवल का बच्चा फंस जाए। लेकिन ये भी तो सोचो कि पैरेलल में दूसरे लैंप के आने से रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना। तुम्हारे घर में जितनी चीजें लगी हैं, 99% चीजें किसमें होती हैं? घर में कमरे में दो पंखे हों, एक पंखा ऑन करो, गौर से कभी करके देखना, एक पंखा बंद रहने दो, अब वो पंखा फुल स्पीड ले चुका, अब दूसरा पंखा ऑन करो, पहले पंखे को कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। क्यों? दिस इज द पैरेलल सर्किट। वजह क्या है कि असल में आम बच्चा सोचेगा कि करंट तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन करंट के साथ क्या चीज चेंज हो गई? तो जब एक नया लैंप ऐड हुआ उसने रेजिस्टेंस कम कर दी। जब रेजिस्टेंस कम कर दी तो ये वाला करंट कम नहीं होगा, बल्कि ये करंट बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये कंपनसेट हो जाएगा, तो नेग्लेजिबल डिफरेंस आएगा। इसीलिए तुम घर में लाइटें ऑन करते जाओ, किसी लाइट को फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसने ट्रैप बनाया हुआ है। तुम क्या लिखोगे? स्टेट एंड एक्सप्लेन लिखो कि नो विजिबल डिफरेंस in the brightness of the lamp in the current in L1, और एक्सप्लेन करोगे in parallel resistance decreases and current is compensated. नहीं, रेजिस्टेंस इफेक्टिव, वो तुम फिर उसकी चालाकी गौर से देखो ना, he is not talking about effective resistance. Effective resistance decreases and current is compensated. वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। अब पढ़ो क्या कह रहे हैं। State and explain the effect on the resistance of L1. अब यहां क्या करें? L1 की रेजिस्टेंस का क्या करूं? जब दोनों लैंप खुल जाएंगे, दोनों लैंप लाइव होंगे, तो L1 की रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि चीजों की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है। ये बात गलत है, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए हर चीज की रेजिस्टेंस क्या करती है। इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस चलते वक्त कुछ और होगी और स्विच ऑफ पे कुछ और होगी। क्यों? टेम्परेचर बदलता है। अब यहां पर गेम सारी ये है कि आपको वो कहना ये चाहता है कि पहले मैंने एक स्विच ऑन किया था, दोनों ऑन नहीं किए थे, तो वो उससे कंपेयर करने को कह रहा है। जब ये अकेला L1 जल रहा था और अब L1 L2 इकट्ठे जल रहे हैं, इनमें कंपेयर करो, करंट तो सेम है। वोल्टेज का इशू रहेगा। वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में तो सेम होता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट है, असल गेम उसकी है। अगर आप मेरी बात समझ गए कि असल में जो रेजिस्टेंस बदलती है वो क्यों बदलती है? टेम्परेचर से। जो पैरेलल सर्किट हैं वो ज्यादा हीट अप करते हैं या सीरीज सर्किट ज्यादा हीट अप करते हैं? नोट्स में कराया था ना, अभी आपने खुद भी नोट्स में अभी लिखा भी कि रेजिस्टेंस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो यहां पर डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन लगाते। क्या है? जून 16 21 का 6। डिफाइन कूलम।
मैंने उस दिन भी बताया था, एक्स्ट्रा क्लास थी शायद. व्हाट इज द फॉर्मूला? of the current in the wire passing through देखो, लेकिन आपको क्या रखना है, डेफिनेशन चार्ज की देनी है या कूलम की? वेरी गुड. और मैंने क्या सिखाया, मैंने आपके लिए नीचे यूनिट्स लिख दी. किसी नहीं, किसी यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? बताओ, किसी यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? सब में क्या लगा दूं? स्टोरी बनाओ. सारे तुम स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट हो. When 1 ampere passes through a conductor in 1 second, charge is 1 coulomb. अब ये एक लाइन में छोटा करके फिट करना पड़ेगा. हाँ. A resistor X is connected to a cell as shown. The resistor is a wire of cross-sectional area A and length L. The current in the wire is I. Show that the average drift speed of the charge carrier is X is given by the equation. तो क्या ये V is equal to I is equal to नेव की डेरिवेशन मांग रहे हैं? क्वेश्चन पढ़. 3 मार्क्स दे रहे हैं और उसकी डेरिवेशन मांग रहे हैं, और उसने आपसे ऊपर करंट के लिए एक फॉर्मूला रेफर कॉल करा दिए. अब मुझे बताओ कि इसने बड़े दिल से ये भी मार्क किया है, ये भी मार्क किया है, तो ये पूरी मेमोरी डेरिवेशन है. अब ये किस्मत होती है कभी डेरिवेशन मिल जाए, क्योंकि डेरिवेशन जो होती है ना, फ्री के मार्क्स होते हैं. फॉर्मूला शुरू इससे होता है. फिर चार्ज को लाऊं. वेरी गुड. तो क्या करूं? एन ई कर लिया मैंने. छोटा एन क्या था, बस वो याद आ जाए, मसला हो जाएगा. छोटा एन कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. छोटा एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. उसकी इंपॉर्टेंस है, उससे फॉर्मूला में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाएगा. ये क्या कर रहे हैं, कैसे आ गया? Q इज इक्वल टू NAIE. ये आया कहां से? लेकिन बार आई डोंट माइंड, अगर कोई बच्चा मुझे देखकर भी बताए तो अच्छी बात है, मुझे तो काम चलाना है. मुझे, आपको याद होगा ये नोट्स में डेरिवेशन है, फुल टॉस होता है ऐसा सवाल. देखो, N इज इक्वल टू NV होगा. याद करो ना, मेरी डेरिवेशन करने का कोई फायदा थोड़ी है. बताओ ये कहां से आया? असल में N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो V भी कट जाएगा, वो वापस N बन जाएगा. इसलिए यहां पर वॉल्यूम की एंट्री हो रही है. अब ये तुम समझो कि तुम्हारा मेमोरी में इशू आएगा. अब V क्या है? वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम हमने ओ लेवल में पढ़ा था, एरिया इंटू L होता है. क्या लिखूं? व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम? छोटा V, वेलोसिटी. अब वेरी गुड.
छोटा सा स्टेप है, लेकिन इससे बड़ा खुश होगा कि हाँ यार आपने क्वेश्चन पढ़ा है। अब 12 वोल्ट बैटरी विद नेग्लेजिबल कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए। अब देखो द रेजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम वायर्स ऑफ द, तो क्या चीज सेम हो जाएगी? एनसीडी कहां से आ गए सारे में? तो कुछ चीज कप उठा के मारूंगा तुम्हें फुल बात। यार सही से जवाब तो तुम क्यों? रेजिस्टिविटी ऐसे नहीं करो सारे में यार, और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, सोचो। अरे तो यूट्यूब पे जाएगी तो कुछ तो सोचो, फेमस हो जाओगे तुम। करंट के चैप्टर में दिस इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी। आप सही से जवाब देना। द वायर ऑफ वाई हैज अ डायमीटर टी एंड लेंथ एल। द वायर ऑफ जी हैज अ डायमीटर 2d एंड लेंथ 12। अब ये किसके रेशो बनाने को कह रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ऊपर उसने खुद फॉर्मूला सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो अब शुरू करो। V इज इक्वल टू आई अपॉन, एक मर्तबा फॉर्मूला 1 के साथ लिखोगे, एक मर्तबा। ये इनका फेवरेट है, मैं बहुत लोगों को समझाता हूं, लेकिन लोग चूंकि ओ लेवल में ये करके नहीं आते, वो जहन अपने मेंटल लेवल पे ना ओ लेवल से ऊपर उठने को तैयार नहीं होते। ये बहुत आसान है, लेकिन आप इसको अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वहां कबाड़ा कर देता है। देखो मैं एन के साथ 1 2 नहीं लिख रहा, बताना क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है और मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो एन सेम होता है। वेरी गुड। क्या करूं? एन एन कट गया, ई कट गया, I1 ओवर I2 इंटू A2, फिर अब डायमीटर इन्वॉल्व करूं, डायमीटर स्क्वायर हो जाता है। हमने मेहनत की, पूरी वर्किंग दिखा दी उसको। अब बताओ वायर की, अब ऊपर वायर Y है, नीचे Z है? अरे नहीं, तो पर करंट का क्या करूं? करंट कहां से लाऊं? जगह खत्म हो गई, मैंने इतनी बड़ी वर्किंग खोल के कर दी मुसीबत। अब मुझे गलती मैंने ये कि मैंने इसको ना पार्टीशन 2 करने चाहिए थे। अब मेरे पास यहाँ जो है मेरी गलती की वजह से स्पेस खत्म हो गई है, तो मैं स्पेस ढूंढूं कहीं। सर नीचे लिख दे तो मिटा दीजिए। हाँ वो तो सही है, चलो फॉर्मूला लिखता हूँ R1 अपॉन R2। अब मेरे पास स्पेस जो है ना वो कम है, तो मुझे बताओ कि मैं, मसला ये आ रहा है कि I1 अपॉन I2 का क्या करूं? यहाँ 2 रेजिस्टर्स हैं और मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे I की जगह क्या लेकर आना है, लेंथ। क्योंकि मुझे तो लेंथ चाहिए, सवाल तो लेंथ में। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R, जिसमें लेंथ आती है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हाँ वो रेशो कर लेते हैं। क्या लिखूं बताओ, शाबाश जल्दी करो, टाइम खत्म होगी। R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 इंटू D2 अपॉन D1 का स्क्वायर। R की जगह V अपॉन I लिख सकता हूं, देखो V2 अपॉन I2। ये बन गया।
पहली वाली फॉर्म में आ रहा आपको को तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई ये तो बहुत मसला हो गया, सवाल इतना बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? तुम एक सेंस डेवलप करो, अगर ये इतनी बड़ी एक्सटेंशन होती तो क्या जगह थोड़ी ज्यादा होती? ये वो जगह होती हैं जो हर बच्चा पेपर में, हर अच्छा स्टूडेंट पेपर में आके फेस करता है, सवाल फंस जाता है ना, वहां इंसान अंडर प्रेशर आता है कि नहीं यार लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करो। अब आप स्मार्ट स्टूडेंट, आप सोचेंगे कि यार ये तो इधर से अभी पहले ये वी बनेगा, फिर आई बनेगा, 2 मरतबा डी आ गया, तो आप सोचोगे नहीं यार मैं सवाल दोबारा देखूं, मैं आके वापस देखूं, तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो क्या सीरीज में करंट सेम होता है? करंट सेम होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब बंदा सोचे कि करंट कैंसिल हो गया, तो इसने लेंथ दी क्यों है? नेक्स्ट पार्ट के लिए, और बेसिकली वो अगला पार्ट है जिसमें रेजिस्टेंस है। अब वो बंदे पे डिपेंड करता है ना, बंदे ने अगर पेपर 1 मरतबा दे के निकलना है। अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ये वर्किंग जो मैंने यहां की है ये है इसी पार्ट। हाँ, लेकिन देखो पेपर में ये हर बंदा फेस करता है। पढ़ो, कहता है कि अब वो आगे, टाइम खत्म हो गया ना, मसला निकलना। चलो इसको फिर इतना रख लेते हैं, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना, और इसको फिर अगली क्लास में करते हैं। आज का काम यहीं तक है, हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये पेपर में कर लें, आप तो कर चुके, आपको पता है कि वो उसके बाद वो, हाँ